हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के पास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को, जो कि 2023 के एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चंस चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स के हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हो और इंडियन इकोनॉमी के, इन तीनों को हम लोग एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। अलग से कोई वीडियोस नहीं होंगी इस पे। एक ही इंडिविजुअल वीडियो में 2023 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऑन एन एवरेज अगर मैं तुम्हें बताऊं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन, मैक्रो से 5 से 6 के अराउंड, और इंडियन इकोनॉमी से 2 क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज के सेशन में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ सो दैट उनकी भी मदद हो पाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप मेरी ऑडियो तुम तक पहुंच पा रही होगी और मैं भी विजिबल होऊंगा। चलो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एग्जाम टाइम के एप्लीकेशन के बारे में, जिसे कि आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ये ऐप बहुत ही बेहतरीन है। इसके अंदर लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट रहते हैं, स्टडी मटेरियल्स होती हैं। साथ ही साथ स्टोर सेक्शन है जहां से आप वेरियस कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे इस साल सीयूईटी पीजी 2024 में दे रहे हैं, उनके लिए कंप्लीट एमकॉम बैच लाया गया है, जिसके अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स होंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी गई है, डाउट सेशंस हैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी इंक्लूड किए गए। साथ ही साथ इसके अंदर आपको रिवीजन सीरीज भी एंड मोमेंट पे देखने को मिल जाएगा। अगर तुम्हें इनरोल होना है, इंटरेस्टेड हो, तो जाकर प्ले स्टोर से एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड करो और वहां पे स्टोर सेक्शन में ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो इस दिए गए नंबर पे, जो यहाँ पे नंबर्स तुम देख पा रहे हो, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 1 मिनट। चलो, तो देखो यार, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स 2023 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा गया है। 1 मिनट। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा क्या गया है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन लेवल्ड इज assertion एंड द अनदर वन इज रीजन। ठीक है सर, assertion क्या कह रहा है? गिवन गुड्स जो है ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के। बिल्कुल सही, बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन। कि जो हमारा गिवन गुड्स होता है, ये जो है, ये गुड्स कैसे गुड्स होते हैं? ये एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। क्या होते हैं? तो ये एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है, ये एक्सेप्शन होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। दूसरा आगे क्या यहाँ पे बोल रखा है, रीजन जो है, अंडर गिवन गुड्स द डिमांड कर्व शोज निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ गुड्स। क्या ये रीजन सही तुम्हें लग रहा है? अगर मैं बात करूं डिमांड और प्राइस की, तो इन दोनों के बीच कैसा रिश्ता होता है? सर, इन दोनों के बीच तो निगेटिव रिलेशन होता है, या कह सकते हो कि इनवर्स रिलेशन होता है ना? क्यों इनवर्स रिलेशन क्यों होता है? अगर इसे तुम समझ कर देखो कि अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ती है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, तो उसका जो डिमांड होगा वो कहीं ना कहीं कम हो रहा होगा। वही बात की जाए, अगर प्राइसेस कम होती हैं तो लोग ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज की। तो ये क्या डिपेक्ट करता है? इनवर्स रिलेशन या फिर निगेटिव रिलेशन। वहीं अगर ऐसा हो रहा होता कि अगर प्राइसेस बढ़ते और लोग अपने डिमांड और भी बढ़ा देते, तो ये कौन सा सिचुएशन हो जाता? ये हो जाता पॉजिटिव रिलेशन का सिचुएशन हो जाता। ठीक है, तो आपको जैसे पता ही है कि डिमांड और प्राइस के बीच कैसा रिश्ता होता है? निगेटिव रिश्ता होता है। लेकिन बात यहाँ पे किस प्रोडक्ट की हो रही है, किस टाइप के गुड्स की हो रही है? गिवन गुड्स की हो रही है। और गिवन गुड्स जो होता है, ये एक एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का। तो इसका ये मतलब है कि अगर एक्सेप्शन है तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रही है। मतलब ये कहने का है कि अगर गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, गिवन गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, तो लोग और डिमांड करेंगे। तो सर, ये तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है। बिल्कुल यार, ये पॉजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एजर्शन तो करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़े से गिवन गुड्स के बारे में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जरूरी है। यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करवाई जा रही है पीवाईक्यूज के, जिसके जो भी कंसेप्ट भी हैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो गिवन गुड्स जो है सर रॉबर्ट गिफन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। These goods are goods inferior in comparison to luxury goods.
हाउएवर इसकी जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि ये एक वैसे गुड्स है जिसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है, तो उसके डिमांड भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम इसे लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, कहो तो बता दूं मैं, चलो सुन ही लो। यहां पे बात हो रही है एक आयरिस पोटैटो फेमिन की। ये क्लासिकल एग्जांपल हो जाता है गिफन गुड्स का। पोटैटो जो है वो एक स्टेपल इन द आयरिस डाइट है, मतलब कह सकते हो बेसिक डाइट है, चीपर डाइट है, कहा जा सकता है ना। ड्यूरिंग द पोटैटो फेमिन व्हेन द प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीज, पीपल स्पेंट ऑन लग्जरी गुड्स सच एज मीट and bought more potatoes to stick on their diets. So as the price of potato increase, so did the demand, which is complete reversal of the law of demand. समझना आराम से, इसको बाद में पढ़ लेना। ये पोटैटो, ये जो आयरिस पोटैटो फेमिन एक हुआ था, बहुत पहले की बात है। वहां पे जो लेबर क्लास लोग थे, जो लेबर वेजेस थे, जो डेली वेजेस पे अपने दिन को व्यतीत करते थे, कमाते थे और फिर रात में खाना खाते थे उस पैसे से, वो दो प्रकार के गुड्स को कंज्यूम करते थे। पहला गुड्स था उनका मीट, मीट कह सकते हो, चिकन वगैरह जो भी चीजें होती हैं। ये एक लग्जरी गुड्स में आ जाता है, तुम्हें पता ही, चीजें एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव बिकती हैं पोटैटो के कंपैरिजन में। तो चिकन इज एक्सपेंसिव गुड या फिर कह सकते हैं लग्जरी गुड। और दूसरा जो इनका कॉम्बिनेशन होता था, इधर मीट चल रहा होता था, इस हाथों हाथ पोटैटो कंज्यूम कर रहे होते थे। तो जब ये फेमीन आया, जब पोटैटो की प्राइसेस बढ़ गई, तो अब प्राइसेस बढ़ी, इसका मतलब आप क्या करोगे, इसके कंजम्पशन को कम करोगे ना, पोटैटो के कंजम्पशन को कम करोगे, आप मीट के कंजम्पशन को बढ़ा दोगे। लेकिन ये चीज यहां पे ना होकर इन्होंने क्या करा, मीट के कंजम्पशन को कम कर दिया और पोटैटो के कंजम्पशन को बढ़ा दिया। इसके पीछे रीजन क्या था कि जाहिर सी बात है, मीट इज लग्जरी गुड्स, कहीं ना कहीं हम कितना भी पोटैटो कंज्यूम करें, कितने भी क्वांटिटीज कंज्यूम करें, वो मीट से तो सस्ता ही होगा। ये कंसेप्ट यहां पे अप्लाई हुआ था। इसीलिए इन्होंने क्या करा कि मीट के कंजम्पशन को इन्होंने कम कर दिया। मीट के कंजम्पशन को, अगर मान लो ये 5 यूनिट मीट का ले रहे थे, तो 5 से इन्होंने 3 कर दिया। वहीं अगर ये पोटैटो का 5 कंजम्पशन कर रहे थे, अब 5 की जगह इन्होंने 7 कर दिया। तो यहां पे प्राइस पोटैटो का बढ़ा, अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे आया, मीट पे। मीट के कंजम्पशन को आपने कम कर दिया और पोटैटो के प्राइस बढ़ने के बावजूद भी आपने उसके डिमांड को बढ़ाया। तो यहां पे लॉ ऑफ डिमांड जो था वो फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये कहानी थी इसकी। तो ये किसको बताता है, डायरेक्ट प्राइस रिलेशनशिप की। और इसका जो कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। देखना चाहोगे, कुछ इस प्रकार का इसका कर्व होता है। एक मिनट, चलो। तो ये थी इसकी कहानी। आई होप चीजें तुम्हें यहां तक तो समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहां पे रिच लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। रिच लाइन क्या है, ये डिफाइन करता है प्रोडक्शन प्लान को इन विच सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू इनपुट इज टेक्निकली फीजिबल विदाउट अफेक्टिंग द पॉइंट। रिच लाइन जानते हो क्या होता है, कंसेप्ट अगर तुमने पढ़ रखा होगा तो चीजें तुम्हें पता होंगी। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं रिच लाइन कैसा होता है, तो ये देख लो, ये जो दो लाइंस देख रहे हो, दीज आर बेसिकली रिज लाइन। चलो आंसर तो तुमने देख ही लिया होगा, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है, ये आइडेंटिफाई करता है बाय लोकेटिंग द पॉइंट ऑन द वेरियस आइसोक्वांट एट विच एमआरटीएस जो है 0 होता है। अब मैं मानकर चलता हूं तुम्हें एमआरएस, एमआरटीएस ये सारी चीजें पता होंगी। एमआरएस हम देखते हैं किसमें, इंडिफरेंस कर्व में देखते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये देखते हैं, आइसोक्वांट में देखते हैं। अगर कंसेप्ट ये सारे तुमने नहीं करे हैं तो जाओ फटाफट ये सारे कंसेप्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन यार पूछे जा रहे हैं, तो इट मींस आगे भी पूछे जाएंगे इन सारे टॉपिक से रिलेटेड। और अगर तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है तो जाके तुम कोर्स भी इनरोल कर सकते हो, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। तो चलो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। समझते हैं, कहानी जानते हैं सबसे पहले इसके बारे में। एक रिज लाइन क्या है, ये एक लाइन है। क्या है, ये एक लाइन है जो कि सारे पॉइंट्स जो भी आइसोक्वांट पे होते हैं उसको कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और उस पॉइंट पे हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है, ये किसके बराबर होता है, 0 होता है। मतलब कहने का है ये है कि इस रिज लाइन पे, ये जो रिज लाइन बना, ये जो मैंने तुम्हें इमेज दिखाया, कुछ इस प्रकार का इमेज था, ये इमेज तुमने देखा, इस रिज लाइन के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, दिस मीन्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिज लाइन इट इज पॉसिबल टू सब्सटीट्यूट वन इनपुट फ्रॉम अनदर इनपुट विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट लेवल। आप एक इनपुट को दूसरे इनपुट से सब्सटीट्यूट कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग, विदाउट अफेक्टिंग क्या बोला यहां पे मैंने, विदाउट अफेक्टिंग आउटपुट लेवल। आराम से समझना, देखो इरेज कर दे रहा हूं चीजों को।
देखना, ध्यान से देखना, MRTS, चेंज इन के अपॉन में चेंज इन एल, इसका मतलब क्या है? के का मतलब मैं तुम्हें बता दूं, चलो एल का मतलब है लेबर, और के का मतलब क्या है? कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे बोला गया आपने लेबर के कितने यूनिट्स सेक्रीफाइस किए, लेबर के कितने यूनिट्स आपने सेक्रीफाइस किए इन ऑर्डर टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। कैपिटल के एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए आपने लेबर के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करे, ये चीज आपको कहां पता चल पाती है? माध्यम से, किसके माध्यम से? एमआरटीएस के माध्यम से। एक ब्लैंक पेज पे समझने की कोशिश करते हैं, देखना जरा। एमआरटीएस की मैं बात कर रहा हूं, दो चीजें यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, दो चीजें यहां पे मैं लिखूंगा, एमआरटीएस अपॉन में डेल्टा के अपॉन में डेल्टा एल, और एक है एमआरटीएस इज इक्वल्स टू डेल्टा लेबर अपॉन में डेल्टा कैपिटल। ये सिचुएशन क्या बता रहा है कि आपने लेबर के यूनिट्स कितने सेक्रीफाइस किए, लेबर कितने सेक्रीफाइस किए इन ऑर्डर टू गेन, इन ऑर्डर टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ, एडिशनल यूनिट ऑफ, राइटिंग गंदी है यार, काम चला लेना, एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। आपने लेबर के कितने यूनिट्स सेक्रीफाइस करे इन ऑर्डर टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब यहां वाले सिचुएशन में क्या होगा? आपने कैपिटल के कितने यूनिट, कैपिटल के कितने यूनिट आपने सेक्रीफाइस किए इन ऑर्डर टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, ये कहानी है। तो अब यहां पे हमारा जो स्टेटमेंट है, तुम समझ पा रहे होगे, मैं रेस करके समझा रहा हूं यहां पे। ये स्टेटमेंट जो है, at any point on the ridge line it is possible to substitute one input on another input without affecting output level। यहां पे तुम्हारा कैपिटल भी इनपुट, लेबर भी इनपुट। तो यहां पे बोल रहा है कि इस ये जो रिज लाइन हमारा होता है, इसके हर पॉइंट पे हम अपने इनपुट्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं दूसरे इनपुट से विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट लेवल। इससे हमारे आउटपुट में कोई भी बदलाव नहीं होगी। एमआरटीएस इज जीरो एट एनी पॉइंट ऑन द रिज लाइन, रिज लाइन के किसी भी पॉइंट को उठा के तुम देख लो, तुम्हारा एमआरटीएस जो होगा वहां पे जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कैपिटल का होता है वो बराबर होता है किसके? लेबर के। दिस मींस अगर आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो वन इनपुट को अनदर इनपुट से, तो इससे आपका कोई भी आउटपुट लेवल इफेक्ट नहीं हो रहा होगा। जैसे कि यहां पे समझ पा रहे होगे, द रिज लाइन इज अ यूजफुल टूल फॉर द प्रोडक्शन प्लानिंग बिकॉज इट अलाउज फर्म्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लान। इससे हमारा पता चल पाता है कौन सा हमारा प्रोडक्शन प्लान सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, जहां पे आपकी सबसे कम लागत लगेगी, सबसे कम कॉस्ट में आपके पास आपके कैपिटल्स भी आ जाएंगे, लेबर्स भी आ जाएंगे। कंसीडर करो यहाँ पे एक फर्म है जिसके बारे में बताया गया है कि इनपुट क्या, कैपिटल और लेवल है। फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, Q इज इक्वल्स टू एफ और के एल दिया हुआ है, उसको डिफरेंट स्टेजेस में यहाँ पे शो किए गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे के जो है कैपिटल का क्वांटिटी है, एल जो है वो लेबर का है। तो समझ पा रहे हो इस चीज को? चलो, समझ गए ना इस चीज को? तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये सही है कि ये रिज लाइन है जहां पे एक इनपुट को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन यहाँ पे ले सकते हो विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट। और दूसरा ये कैसा पॉइंट है जहां पे एमआरटीएस क्या होता है? जीरो होता है। ये सारे कंसेप्ट कोर्स के अंदर डिस्कस किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर से यहाँ पे क्वेश्चन रखा गया, पूछा गया है कि बताइए जरा करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर, कि किसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है एज पर दी हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपटीशन अमंग द फर्म्स। कंपटीशन सबसे ज्यादा किस पर्टिकुलर मार्केट में होता है? चलो, अच्छा मुझे ये बताओ, सिंगल सेलर किस में होता है? पता तो होगा ना, सिंगल सेलर किस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा होता है? भैया ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मोनोपोली में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो मोनोपोली में अगर सिंगल सेलर है आपके पास, तो इसका ये मतलब है सबसे कम कंपटीशन उसी मार्केट में होगी। जी हाँ बिल्कुल, सबसे कम कंपटीशन उसी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही होगी। तो मोनोपोली में अगर सबसे लोएस्ट है, तो मोनोपोली हमारा ऑप्शन ए में है। अब किसके इंड में ऑप्शन ए आ रहा है? भैया 3 में आ रहा है और 1 में आ रहा है, मतलब दो ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे पूछा गया हाईएस्ट डिग्री, ना कि लोएस्ट डिग्री।
तो सबसे कम किसमें है? मोनोपोली में। ठीक है, अब मुझे ये बताओ लार्जेस्ट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर किस कंपटीशन में होते हैं या किस मार्केट में होते हैं? लार्जेस्ट जो है वो तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने सुना है, सुने हो ना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बायर्स एज वेल एज सेलर। तो हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन होता है इसमें लार्जेस्ट लेवल ऑफ कंपटीशन होते हैं क्योंकि बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी जो हो जाएगा सबसे स्टार्टिंग हाईएस्ट हो जाएगा। तो यार दोनों ऑप्शन में सी है, यहाँ पे हमारा काम नहीं बना। अब ये चीज हमें पता है कि ओलिगोपोली की जब बात आती है, ओलिगोपोली की जब बात आती है इट मींस फ्यू सेलर्स, फ्यू सेलर्स की बात यहाँ पे हो रही होती है। अब फ्यू वर्ड जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है और डिबेटेबल वर्ड है। फ्यू का मतलब है कि आपके यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेलर होंगे वो 2 सेलर से लेके 8 सेलर्स तक हो सकते हैं या 10 सेलर्स तक हो सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि मोनोपोलिस्टिक से तो कम ही होंगे। तो हमारा परफेक्ट कंपटीशन सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद हमारा आता है मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन सी होगा, दूसरा ऑप्शन बी होगा, उसके बाद हमारा ओलिगोपोली आता है और उसके बाद डुओपोली। डुओपोली में सिर्फ और सिर्फ 2 सेलर्स होते हैं। ठीक है, और ए हमारा आता है मोनोपोली। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्लियर? सारे टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर के आप एग्जांपल दिए गए, आप चाहो तो इसे देख सकते हो। कॉस्ट ऑफ द सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव इज नोन एज बेसिक। क्लियर? अब ये मत बोलना इस पे भी डिस्कशन करो आप। अब देखो तुम्हारे लिए यहाँ पे होमवर्क क्या दे रखा है, डिफरेंट टाइप के कॉस्ट जो है उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है, उसको एक बार पढ़ लेना। अब स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने है, इसे देखो थोड़ी देर आराम से, क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आईएसएलएम के क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे लिए रखे गए। ठीक है, जवाब दो इस क्वेश्चन का। चलो देखो इस क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। द एलएम कर्व is a locus point showing equilibrium point of money market at different level। एलएम कर्व क्या है? ये एक लोकस पॉइंट है जो कि वेरियस इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को शो करते हैं, किसका? मनी मार्केट का, एट द डिफरेंट लेवल। तो आप बताइए इसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन गिवन। लेवल्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो लेवल्स की अगर मैं बताऊं, अगर तुमने पढ़ रखा होगा आईएसएलएम, तो इसमें हम लोग इंटरेस्ट को कवर करते हैं। डिफरेंट लेवल्स पे इंटरेस्ट देखा जाता है। ठीक है, इनकम की बात होती है, साथ ही साथ यहां पे हम लोग डिमांड की बात करते हैं। अच्छा, एलएम का फुल फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए। मैं अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन यहां पे दिखाऊं, एलएम का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी मनी। ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है जो कि लोकस पॉइंट शो करता है इन द मार्केट, जहां पे डिमांड जो रियल मनी का होता है वो इक्वल होता है किसके? मनी सप्लाई के। तो यहां पे बेसिकली डिमांड जो किसके इक्वल है? मनी सप्लाई के बराबर। तो इसके अंदर हम लोग 3 लेवल्स को कंसिडर कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट, ठीक, इनकम और डिमांड फॉर मनी। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ACE ओनली हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इन्फ्लेशन कवर्स व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज एट अ मच हायर रेट देन द एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड जो इंक्रीज हो रहा है वो ज्यादा लेवल पे हो रहा है एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में। तो ये किसमें होता है भाई? ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। किसमें होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। एक्सप्लेनेशन समझे? डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लेशन को यहाँ पे मैंने कवर कर रखा है, देख रहे हो? सारे इन्फ्लेशन को मैंने कवर कर दिया है तुम्हारे आसानी के लिए, इन्फ्लेशन फिर तुम्हें बार बार अलग से ना देखना पड़ जाए। डिमांड इन्फ्लेशन की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल डिमांड जो गुड्स और सर्विस का होता है वो एक्सीड करता है सप्लाई ऑफ मनी को। ये इस टाइप का इन्फ्लेशन जो है मार्केट इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज आ जाता है। देयर इज लाइकली टू बी फोर्सफुल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होते हैं, इसके प्राइसेस को बढ़ाने की बात की जाती है। तो ये कौन सा कंसेप्ट हो जाता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन की बात करें तो इसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे जब बिजनेस हाउसेस और इंडस्ट्री डिसाइड कर लेती हैं कि अभी अब हमें रिस्पेक्टिव गुड्स की प्राइस बढ़ानी है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मोटिव।
प्रॉफिट मार्जिन के लिए ये काम यहाँ पे की जाती है। हर एक इंडस्ट्री यहाँ पे खुद में डिसाइड कर लेती है क्या चलो यार प्राइस बढ़ाया जाए, हमें प्रॉफिट और मार्जिन इनकर करना है तो प्राइस बढ़ा देते हैं। तो ये प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन होता है, इसको हम लोग ओलिगोपोलिस्टिक इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। सेक्टरल इन्फ्लेशन की बात की जाए तो ये एक, इसमें देखो क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के प्राइस में इंक्रीज होने से दूसरे सेक्टर पे इफेक्ट पड़ जाता है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, दैट इज सेक्टरल इन्फ्लेशन। फिस्कल इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो ज्यादा हो जाती है, फिर जहां पे डेफिसिट बजट है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे अमेरिका का दिया गया है। अमेरिका जो है फिस्कल इन्फ्लेशन फेस कर रहा था जॉर्ज बुश के टाइम पे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिफेंस सेक्टर पे वो इन्वेस्ट कर रहे थे। क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो क्रीपर एक कीड़ा होता है, ठीक है, इंसेक्ट होता है लाइक अ स्नेल और क्रीपर। यहाँ पे जो इन्फ्लेशन जो होते हैं वो काफी धीरे धीरे रेट पे बढ़ रहे होते हैं, स्नेल जो होता है वो काफी स्लो रेट पे बढ़ता है, तो जो एनुअल इंक्रीज होता है वो लेस देन 3% होता है। ठीक, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मॉडरेट इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं और मिल्ड इन्फ्लेशन के नाम से, माइल्ड इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। वॉकिंग इन्फ्लेशन की नाम की बात करें तो चलता फिरता इन्फ्लेशन, मतलब जो एनुअल इन्फ्लेशन रहता है वो सिंगल डिजिट में रहता है और ये लाई करता है बिटवीन 3 to 6%। रनिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 2 डिजिट में चला जाता है, 10 से 20% पे चला जाता है। ये सबसे ज्यादा पुअर और मिडिल क्लास को इफेक्ट करता है। हाइपर इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग गैलपिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है अगर रनिंग को कंट्रोल ना किया जाता है, अगर नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो बहुत जल्दी गैलपिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इस इन्फ्लेशन को हम लोग गैलपिंग के नाम से भी जानते हैं, 10%, 20%, 50 और 100%। ओपन इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो इन्फ्लेशन इज ओपन, जहां पे गुड्स और सर्विस का जो मार्केट रहता है यहाँ पे फ्रीली फंक्शन कर रहा होता है मार्केट में। इट मीन्स यहाँ पे जो अथॉरिटीज होती हैं, जो गवर्नमेंट्स होते हैं, वो कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहे होते, तो ये ओपन इन्फ्लेशन हो गया। और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन की बात की जाए जहां पे गवर्नमेंट का टोटली कंट्रोल होता है, तो उसको हम लोग सप्रेस्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्राइस कंटिन्यूस राइज कर रहे हैं इन स्पाइट टू प्राइस कंट्रोल, लेकिन वो लेस पोटेंशियल रेट पे है, तो ये कौन सा होगा? ये इसको हम लोग मॉडरेट इन्फ्लेशन बोलते हैं, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए, द मेजर ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, यहाँ पे मार्केट वैल्यू किसकी ले जा रही है? टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विस ले रहे हैं, प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात हुई है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, प्लस यहाँ पे हम लोग फॉरेनर्स की इनकम भी ले रहे हैं, अर्नड बाय द फॉरेनर्स इन द कंट्री। ठीक, फॉरेनर्स के भी इनकम को ले रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं कंट्रीमैन। कंट्रीमैन आर बेसिकली लोकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, जो कि अब्रॉड से पैसा लेकर आ रहे हैं। ठीक है, उनके इनकम को हम लोग यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं। तो ये कौन सा कंसेप्ट होता है? ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट हो जाता है। ठीक, अब दोनों के कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया गया, जीडीपी और जीएनपी को, तो दोनों एक बार देख लेना। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो काफी सिमिलर है, मिलता जुलता है। नेशनल इनकम का कंसेप्ट है, ये सारी चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए, 12वीं कक्षा में तुमने पढ़ा होगा, बीकॉम में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, तो मैं डायरेक्ट इसके राइट आंसर पे जाऊंगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस के फाइनल वैल्यू को तो हम लोग लेते ही हैं, गुड्स एंड सर्विस को लेते हैं, प्लस जो भी इनकम अब्रॉड में अर्न किए गए हैं नेशनल्स के द्वारा। नेशनल्स हमारे मतलब लोकल्स, लोकल्स मतलब कंट्रीमैन, जो विदेश में अर्न किए उनके इनकम को हम लोग प्लस कर देते हैं, और फॉरेनर्स के इनकम को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? हमारा जीडीपी हो जाता है। ठीक, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट विच वन इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, इनमें से कौन सा कैपिटल रिसीट होता है? अब अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, कैपिटल रिसीट होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ये बजट चैप्टर का क्वेश्चन है, आई होप तुम्हें ये सारी चीजें मालूम होंगी। तो अब देखो यहाँ पे तुमने टैक्स कलेक्ट करा है प्रॉपर्टीज और कैपिटल्स पे, ठीक, टैक्स और कमोडिटी एंड सर्विस पे, इंटरेस्ट तुमने मिला है डिविडेंड पे, ठीक है, इंटरेस्ट मिला है और डिविडेंड मिला है, और नेट मार्केट से तुमने बोरो करी है, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं ज्यादा अमाउंट होगा, तो इसीलिए हमारा यही कौन सा अमाउंट कहलाएगा? कैपिटल रिसीट कहलाएगा। अब यहाँ पे हर एक टर्म्स को डिस्कस किया गया, इसे एक बार कंसीडर कर लेना। कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट के बीच डिफरेंस दे रखा है, कोई कौन सा रेकरिंग है, कौन सा नॉन रेकरिंग है, लॉन्ग टर्म कौन सा है, शॉर्ट टर्म कौन सा है, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में कौन सा जाता है। तो ये सारे कंसेप्ट को तुम डिस्कस करते हुए देखते हुए चलना एक बार। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी की। देखो टाइम ज्यादा यहाँ पे नहीं लूंगा, ऑलरेडी 25-26 मिनट हो गए हैं, अराउंड 20 मिनट के अराउंड तो हो ही गया होगा। अब इंडियन इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है स्टैटिक पोर्शन है, तो चीजें यहाँ पे तुम्हें रटनी होंगी। देखो ये इंडियन इकोनॉमी जो होता है ये श्योर शॉट नहीं होता है, तो थोड़ा कम रिलाई करना इस पे। अब यहाँ पे फाइनेंस कमीशन की क्वेश्चन पूछ ली गई है, जाहिर सी बात है
बच्चों को नहीं ही मालूम होगा, तो इसको तुम्हें लर्न करना होगा। क्या करना होगा? लर्न करना होगा। तो इसके लिस्ट को अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये रहा लिस्ट डिफरेंट फाइनेंस कमीशन का। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये देख लो, ये मैच किया गया है। स्टैटिक पोर्शन है, चीजें रट्टा मारनी होती है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। तो इस चार्ट का चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे ये पीडीएफ जो है पीवाईस क्यूज की, जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो सारे पीडीएफ में इकट्ठे भेज दूंगा तुम्हारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। ठीक, तो इसको एक बार लर्न कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्कीम से पूछा गया, बीम राव, BIM, बीम RAU। तो चीजें यहाँ पे समझना, पूछा गया गवर्नमेंट के अनुसार ये जो BIM MARU है, इसके डेफिनेशन को आप बताइए। इसमें स्टेट्स की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले BI जो होता है, मैं अगर तुम्हें समझाऊं तो ये BI होता है बिहार, M यहाँ पे होता है मध्य प्रदेश, R here stands फॉर राजस्थान, ए का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, यू यहाँ पे उत्तर प्रदेश होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश होता है। ए शायद यहाँ पे आंध्रा होगा। अच्छा, इसका राइट आंसर देख लो, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। तीन यहाँ पे दिए गए हैं, तीन ही स्टेट्स है। बिहार रहता तो बिहार को भी दिखाया जाता। समझना BIMRU कैसे स्टैंड हो रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। अच्छा, यहाँ पे अलग से कोई और नहीं है। BI यहाँ पे आता है हमारा बिहार, MA जो होता है ये मध्य प्रदेश होता है, R का मतलब राजस्थान होता है एंड U का मतलब सॉरी उत्तर प्रदेश होता है। ठीक है, तो ये रही इसकी इतनी सी कहानी होती है। तो ये सारे स्टैटिक पोर्शंस हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ACND। तो आई होप तुम्हें सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को यार थम्स अप देना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। कोई भी दिक्कत है, कोई सीरीज चाहिए तो जरूर बताना। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस बैच में, पर्टिकुलर बैच में, वो ज्वाइन कर सकते हैं। PYQs देखने के बाद उनकी चीजें क्लैरिफाई हो रही होंगी, और अगर उन्हें कंसेप्ट बनाना है तो इन सारे लेक्चर्स के थ्रू भी कंसेप्ट बना सकते हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर एग्जाम टाइम ऐप को डाउनलोड करो और सोर्स सेक्शन में कोर्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से इनरोल हो सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट मैसेज और, जो भी बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनका चैनल की आईडी मैं बता दूं, एग्जाम टाइम 1 है, जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अपडेट्स, पीडीएफ, ये सारी चीजें यहाँ पे जाती हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप के जो चैनल्स हैं वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में उसका लिंक भेजता रहता हूँ। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।